तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सबसे लास्ट में NS2 है। और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलता है, एल्किलाइन अर्थ मेटल्स में। इसीलिए आप देखोगे कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो केमिकली काफ़ी कुछ सिमिलर हैं एल्किलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। समझ गए ना, मतलब उन्हीं के जैसे ये हाईली रिएक्टिव हैं। अगर इन्हें एयर में रख दिया जाए खुला, तो इनकी सरफेस में उसी तरह से एक रस्टिंग टाइप की हो जाती है, या कोरोजन हो जाता है, टर्निश हो जाती है ना। तो अब आता है कि ये इतने हाईली रिएक्टिव क्यों है, जबकि डी ब्लॉक में तो ऐसा नहीं है। तो इसका रीज़न है बच्चों कि इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो काफ़ी निगेटिव हैं, ज़्यादा निगेटिव हैं, काफ़ी हाई निगेटिव हैं। और दूसरा है कि इनके जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब जो इनकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो काफ़ी कम है, जितना कि हाई डी ब्लॉक के लिए या पी ब्लॉक के लिए होता है उससे बहुत कम है। और पूरी सीरीज में जो इनके थ्री आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो लगभग सिमिलर सा है, जिसके कारण ही इनमें केमिकल रिएक्टिविटी लगभग सेम है। और ये सभी के सभी +3 आयन बना लेते हैं बहुत आसानी से, और यही रीज़न है कि इन्हें केमिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही इन्हें थर्ड बी में पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया है। समझ गए ना। तो ये ही इसकी रिएक्टिविटी के बारे में है बच्चों, कि जो लैंथेनॉइड्स हैं, मतलब लैंथेनॉइड्स, ओके, एंड एक्टिनॉइड्स आर हाईली reactive elements like alkaline earth metals, means they are easily tarnished in presence of air and वाटर वेपर, मॉइस्चर जो होती है। समझ गए ना, कि अगर इन्हें इजली रख दिया जाए तो इनकी सरफेस बहुत जल्दी टर्निश हो जाती है, चमक खो देती है। वाटर की वेपर हो, या ठीक है मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, या वाटर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, बिकॉज दे हैव लार्ज निगेटिव, समझ गए बच्चों, लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and low value of sum of फर्स्ट प्लस सेकेंड जो है प्लस थर्ड जो है पोटेंशियल। मतलब इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, उसका जो सम है वो काफ़ी कम है। एंड सम ऑफ IE similar to all elements, therefore they form M+3 ion and show similar chemical
प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों कि इनके जो 3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सम है, आई टोटल कहें जो, वो काफी मतलब सिमिलर है एलिमेंट्स के लिए। और यही रीजन है कि सभी के सभी +3 आयन बनाते हैं और बहुत ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि इनकी सिमिलर नेचर होने का कारण क्या है, तो लो वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड सम ऑफ, ठीक है, जो सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज है ना, मतलब जो टोटल है आई, वो सिमिलर सा है ऑल एलिमेंट्स के लिए। और यही कारण है कि सभी के सभी +3 आयन बनाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। तो अगर हम इनके कंपाउंड्स की बात करें कि ये है लैंथेनम और ये है ऑक्सीजन, तो बनता है Ln3O2। अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3, मतलब ये ऑक्साइड हो गए। Ln का मतलब है यहाँ पर क्या बच्चों, लैंथेनाइड्स। अब चाहे एक्टिनाइड्स है, लैंथेनाइड्स सभी एक सा कम। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हैलाइड्स की बात करें कि इनके हैलाइड्स कैसे बनते हैं, तो मेनली ये हैलाइड्स जो बनाते हैं कि 3A लगा दें तो हो जाएगा 3LnX3। ये हैलाइड्स एक से बनाते हैं, है ना। तो हैलाइड भी 3+ वाले हो गए, ऑक्साइड हो गए। नाइट्राइड की बात करें तो 2LiLnN, नाइट्राइड भी इनके सेम बनते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड कुछ अलग टाइप के हैं, LnH2 भी हैं, है ना। इस तरह से लिथियम हो गए LnH2, LnH3। और वैसे मेनली ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल हाइड्राइड होते हैं बच्चों, मेटालिक हाइड्राइड। मतलब ये होता है कि इनमें मेटल का नेचर ज़्यादा होता है और ये देखने में मेटल जैसे लगते हैं। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक मतलब इनमें वैलेंसी रूल नहीं लगता। ऐसे इनके कार्बाइड भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बनते हैं, नाइट्राइड में भी कुछ बनते हैं। तो इस तरह से ये 3+ के कंपाउंड्स बनाते हैं, समझ गए ना। तो इनमें सिमिलरिटी, अगर रीजन आपसे पूछा जाए कि इनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज क्यों है, तो ध्यान रखें, आपको याद रखना है कि इनकी जो 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो सम है वो कैसा है बच्चों, एक सा है, लगभग सिमिलर सा है, जिसके कारण ही ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, है ना। अब अगर मान लो हम इनके जो कंपाउंड्स देखें कि कौन कौन से कंपाउंड अगर वाटर इंसॉल्युबल हैं, तो जैसे इनके आप देखोगे कि जो फ्लोराइड्स हैं, है ना, कार्बोनेट्स हैं, है ना, फॉस्फेट्स हैं और ऑक्सीलेट्स हैं। ये तो वाटर इनसॉल्युबल है। कैसे हैं वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी, इट इज़ ड्यू टू, ये वाटर इनसॉल्युबल मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, और वाटर इनसॉल्युबल ड्यू टू लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी। समझ गए कि इनके कार्बोनेट्स हैं, फ्लोराइड है, जबकि इनके अगर हम देखें, है ना, तो नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए और क्लोराइड्स हो गए, ये सब वाटर सॉल्युबल है। समझ गए बच्चों। अब इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो बिकॉज लैटिस एनर्जी लोअर देन हाइड्रेशन एनर्जी। और ये बता दूं कि किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर वो इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ध्यान रखें कि उसका मेन रीजन आपको क्या रखना है
कि उसमें लैट अगर इनसॉल्युबल है तो लैटिस एनर्जी हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी, और अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन लेटर सॉरी ठीक है लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से सल्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हैं, अगर आपसे इनका भी पूछा केवल क्लोराइड इनसॉल्युबल है तो ये इनसॉल्युबल है, बाकी सब सॉल्युबल। इसका रीजन है लैटिस एनर्जी अगर मान लो ज़्यादा है तो इंसॉल्युबल हो जाएगा, और लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो सॉल्युबल होगा। इस तरह से इनका केमिकल बिहेवियर बताना है ना, और इनकी सिमिलरिटी किससे है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो ये था इनका केमिकल बिहेवियर बच्चों, है ना। अब हम आ जाते हैं इनमें दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो देखो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स इनकी बात करें कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो ज़्यादा नहीं होती बच्चों, मतलब ये कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं बनाते जैसे डी ब्लॉक के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, चार्ज डेंसिटी कम है, और एफ ऑर्बिटल काफ़ी अंदर भीतर भरे हुए रखे होते हैं। तो ये सब रीजन मिलके इन्हें कॉम्प्लेक्स बनाने से रोकते हैं। फिर भी अगर इनके कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो काफ़ी किलेटिंग लिगेंड्स हैं, जैसे बीटा डाइकीटोन हो गए, है ना, एसिटाइल एसीटोनेटो है, ईडीटीए है, साइट्रिक एसिड्स है, इनके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती है मींस लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लेनी है हमें वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कि इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कैसी है उसके बारे में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, मैंने सिंबल बना दिए, लैंथेनॉइड्स डू नॉट हैव मच टेंडेंसी ठीक है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज, लार्ज आयनिक साइज, लो चार्ज डेंसिटी। समझ गए ना कि इनमें साइज काफ़ी बड़ी है और चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की पर यूनिट सरफेस पर जो चार्ज है वो भी कम है, काफ़ी बड़ी साइज होने के कारण। तो इस कारण से ये लिगेंड को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। तो ड्यू टू लार्ज आयनिक साइज एंड लो चार्ज डेंसिटी देयरफॉर, अगर हम ये कहें तो ऐसा, तो देयरफॉर दे डू नॉट much attract ligands towards themselves। इस साल बल्कि हम ये ले लें एक एटम को एक साल। तो जब बड़े बड़े साइज हैं, चार्ज डेंसिटी कम है, तो इनमें लिगैंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ा क्या है बच्चों, कम है। बट अगर ऐसा भी नहीं कि नहीं बनाते बिल्कुल, बट दे आर फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है, कीलेटिंग लिगेंड्स, ligands like as बीटा डाइकीटोन, है ना, एसिटाइल एसीटोनेटो, ये होता है ACAC। इसके अलावा EDTA, है ना, साइट्रिक एसिड, इस तरह से। तो ये ऐसे लिगैंड जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं या फिर वो कीलेट्स बनाते हैं, उनके साथ ये कीलेट्स बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैंथेनॉइड
कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज़्यादा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, उतने अच्छे ये जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर अट्रैक्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सीरियम+3 से चलें और ल्यूटेशियम+3 तक, या थोरियम+3 से चलें और लॉरेंसियम+3 तक, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लगातार क्या होती जाती है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती, और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। और इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी इस तरह। इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये लगभग 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों। क्योंकि ये कहाँ तक अपना यूज़ कर लेते हैं, एफ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ड्यू टू यूजेस ऑफ n-2 f ऑर्बिटल्स, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसके कारण ही इनके जो है कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, है ना। ये है। और अगर आप कहें कि लेंथेनाइड्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्टिनॉइड्स में क्या क्लीटिंग टेंडेंसी है, तो ये बता दूं कि लेंथेनाइड्स से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक्टिनॉइड्स, क्योंकि इनमें साइज का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसके कारण इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स के बारे में, ज़्यादा हम इसकी डिटेल नहीं है हमारे पास, तो इस तरह से ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में। तो अगर आप देखें कि इन दोनों सीरीज में, पहली बात तो 3 जो ऑर्बिट्स हैं इनकम्प्लीट है, ठीक है। एक तो n-1, n-2, सबकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, दोनों में एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिव है, समझ गए ना। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है। पहला ये है कि इन बोथ सीरीज देयर इज लास्ट, ठीक है, जो लास्ट हम ये कहें कि लास्ट 3 ऑर्बिट्स, कौन कौन सी बच्चों, n-1 और n-2 आर इनकम्प्लीट। इनकी ये लास्ट 3 जो हैं ऑर्बिट्स दोनों सीरीज में इनकम्प्लीट है। +3, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और लैंथेनम एंड एक्टिन। तीसरा जो है बोथ आर, ठीक है, या बोथ सीरीज एलिमेंट्स और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट मैंने पहले लिखे इस तरह से, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं दोनों सीरीज के, जो है ये चौथा पॉइंट था। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट में, है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा, ये है 5वां कि बोथ सीरीज एलिमेंट्स shows contraction in
एटॉमिक साइज कि दोनों में मतलब एक कहलाता है क्या बच्चों, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलता है साइज में, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और कौन कौन सा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। फिर आते हैं कि जो इनके सल्फ कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो अगर हम इनकी देखें तो सल्फेट हो गए, है ना, नाइट्रेट हो गए, परक्लोरेट हो गए, एसीटेट हो गए, है ना, क्लोराइड्स हो गए, ब्रोमाइड्स हो गए, और बोथ सीरीज एलिमेंट्स और वाटर सॉल्यूबल। कैसे हैं ये, वाटर सॉल्यूबल। बट अगर हम बात करें कि फ्लोराइड्स हो गए, है ना, फॉस्फेट्स हो गए, जो बड़े बड़े एनाइन रखते हैं, तो फॉस्फेट्स हो गए, है ना, और फ्लोराइड्स हो गए, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके तो कार्बोनेट्स हो गए, एक्सेट्रा आर वाटर इनसॉल्यूबल। और इसका रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों होते हैं वाटर इनसॉल्यूबल, तो वो चीज़ अच्छे से शो करनी है। और बोथ सीरीज एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट्स आर शो एफ एफ ट्रांजिशन, एक चीज़ है ना, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो इस ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में हमें देखने मिलती हैं, और इतने ज़्यादा सिमिलर हैं बच्चों कि इनको अलग अलग भी नहीं रखा गया कि अलग अलग ग्रुप में हो, एक ही ग्रुप में भर दिया गया है दोनों को, और वो है कौन सा, थर्ड बी। अब हम आ जाते हैं कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। अभी तक तो आपने सिमिलरिटी देखी, अब आप इनकी डिससिमिलरिटी देखो कि क्या क्या डिससिमिलरिटी है। जैसे पहला है कि ओनली पीएम रेडियो एक्टिव। तो इसमें देखोगे कि ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, इसके सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, इसमें केवल पीएम रेडियो एक्टिव है। दूसरा है कि बिसाइड, इनमें अगर आप देखें कि बैलेंसी का भी एक फैक्टर अगर देखें कि कौन सी बैलेंसी किस में मिलती है, तो बिसाइड +3 दे आर ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें आप चले जाएं, ठीक है, तो इनमें +3 के अलावा दे शो +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इस तरह से कि इनमें +7 तक मिलती है। तीसरी अगर हम बात करें, है ना, कि और क्या डिसिमिलर है इनमें, तो अगर आप इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और लेस बेसिक, ये थोड़ा सा कम बेसिक है बच्चों, क्योंकि इनकी साइज काफ़ी छोटी है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो हैं इनके, ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक देन लैंथेनॉइड्स, कि ये ज़्यादा जो हैं बेसिक होते हैं
फिर आता है कि लेस टेंडेंसी अगर इनमें है तो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, हैविंग मोर टेंडेंसी, और इसमें आता है कि हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इनमें ना एफ ऑर्बिटल काफ़ी पेरीफेरी नेचर की है, वो बाहर तक होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती है, इसीलिए जो है इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है एक्टिनॉइड्स में। अब आते हैं मैग्नेटिक नेचर। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो मैग्नेटिक नेचर है बच्चों, मैग्नेटिक नेचर कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो इनको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा क्विंचिंग नहीं होती। लेकिन इनमें अगर चले जाएं तो जो मैग्नेटिक नेचर है बच्चों का, ठीक है, तो वो क्या है, इज मोर डिफिकल्ट, या हम कह सकते हैं कि नॉट इजीली एक्सप्लेन ड्यू टू more complicated coupling between coupling in energy levels। वो कपलिंग के बारे में आप चाहें तो बड़ी क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, इनके मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमें यहाँ नहीं एक्सप्लेन करना क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, जो इतनी आसानी से नहीं आता। लैंथेनम प्लस थ्री, ठीक है, मोस्ट कहें कि या बल्कि कहें कि मैनी Ln+3 are colorless even in the presence of unpaired electrons। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था, पहले ही अच्छी तरह समझा दिया है कि इनमें डी ऑर्बिटल काफ़ी अंदर है बच्चों, और वो लिगेंड से बहुत कम इफेक्टेड होती है, जिसके कारण ही इनमें डी ऑर्बिटल जैसी स्प्लिटिंग नहीं होती, बहुत लो कैटेगरी की होती है और उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि जो An3+ एक्टिनॉइड्स 3+ आइंस, तो ये ज़्यादातर कि मोस्ट An+3 आइंस और colored due to high degree of splitting of f orbitals। ये कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए, इनको याद रखने हैं कि ये केवल पीएम रेडियो एक्टिव है, इसमें सभी रेडियो एक्टिव हैं, इसमें +3 के अलावा +2 +4 मिलती है, इनमें तो +4 से +7 तक मिल रही है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक हैं, ये मोर बेसिक हैं। इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम है, इनमें ज़्यादा है। इनका मैग्नेटिक बिहेवियर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कपलिंग के कारण। और ये मोस्ट ऑफ द मैनी जो एलेंथेनाइड्स आयन है वो कलरलेस है इन दी एब्सेंस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़्यादातर क्या है बच्चों, कलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में। अब हम एक दो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं और एंड करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर हम आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये। तो इनमें पहला है एलॉय फॉर्मेशन। तो ये बता दूं कि जो लैंथेनाइड्स हैं बच्चों, थेनाइड्स फॉर्म मोस्ट कॉमन, जो इनका मोस्ट कॉमन एलॉय वो है कौन सा, मिस मेटल। मिस मेटल जिसमें लैंथेनाइड्स जो होते हैं
यहाँ पर जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो होते हैं 94 से लेके 95% तक, समझ गए ना, जिसमें सीरियम प्लस नियोडाइबियम ये दोनों का ही लगभग 95% है। Fe जो है वो लगभग 5%, और जो बाकी एलिमेंट हैं ट्रेसिस में, ट्रेसिस ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये रहता है। और इसका जो यूज़ होता है मेनली जो है, इसका यूज़ इग्निशन डिवाइस की मेकिंग में होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेकिंग क्या चीज़, इग्निशन डिवाइस, ठीक है। इसके अलावा ट्रेशर बुलेट्स, तो इस तरह से यूज होता है पहली बात तो। और दूसरा है कि जो सीरियम सल्फेट है बच्चों, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसका यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता है, ठीक है, सीरियम सल्फेट का। ऐसे तीसरा है कि जो सीरियम ऑक्साइड है और थोरियम ऑक्साइड यूज्ड इन गैस मेंटल्स, जानते हो ये गैस मेंटल, ये पहले आते थे गैस में लगते थे, एक कपड़े का खोल सा होता है, उसको थोरियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड के मिक्सचर में रख के, रेशम का बना होता है, रख दिया जाता है बैलून टाइप का, और फिर अगर उसे जलाया जाए तो बहुत चमकदार लाइट निकलती है, वो गैस मेंटल है जो पहले यूज़ होता था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238, ठीक है, यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा बम बनाने में तो होता ही है। और रेडियो एक्टिव जो हैं, रेडियो एक्टिव एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं आर यूज्ड फॉर रेडियो थेरेपी ऑफ कैंसर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मिस मेटल, इसमें केवल पूछता है कि कौन किस परसेंट में है। तो लैंथेनॉइड्स 95% तक हैं, जिनमें सीरियम और न्यूडाइबियम होता है, बाकी आयरन है 5% और कुछ ट्रेस में ये मिले होते हैं। इनका यूज होता है इग्निशन डिवाइस में, ट्रेसर बुलेट में, ठीक है, और कोरोजन को रोकने में भी होता है। इनको मिला दिया जाए मेटल के साथ तो उनका कोरोजन कम होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हो गए यूजेस, डिफरेंस हो गए, सिमिलरिटीज़ हो गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हो गई, केमिकल नेचर। तो ये कुल मिला के हमारा एफ ब्लॉक फिनिश हो गया बच्चों। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।